जी प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ कका का आभासी चौकी परसाई 47वीं चौकी बाजी है। आए सितंबर के 16 तारीख सन 2021 भादो के 31 गते 2078 भादो महीना बीता लागल। बृहस्पति दिन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे छी साँझ में। अहाँ सब दर पहुँचत शुक्र के भोर से। लेकिन आई के चौकीबाजी कुछ विशेष है। 46टा कह दिला के बाद बहुतो साथी सबके खास करके पश्चिम मधेश के साथी सबके अनुरोध, कुछ पहाड़ी साथी सबके अनुरोध जो नेपाली में करूँ, कुछ अन्य साथी के अनुरोध जो अंग्रेजी में करूँ। लेकिन आई के जो चौकीबाजी है से मातृभाषा और कर्म भाषा सब बाहर निकल कर मौसी भाषा में कर जा रहा छी। आज की जो ये चौकीबाजी होने जा रही है, ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा हिंदी। मुझे हिंदी बोलने की आदत नहीं है, आदत की बात तो छोड़िए, अभ्यास भी बहुत कम हो गया है। मुश्किल से कभी बोलने का मौका मिलता है। दोस्तों के साथ जो 10 गजा के उस पार हैं, उनके साथ भी जो नज़दीकी संबंधी हैं मैथिली में ही बात होती है, और जो कॉलेज के मित्र हैं, विश्वविद्यालय के मित्र हैं, उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत होती है। तो हिंदी का उपयोग बहुत कम होता है। दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ अगर हो, परिवार के सदस्यों के साथ हो, तो कभी कभार हिंदी भी उपयोग में आ जाती है। पश्चिमी मधेश के लोगों के साथ वीरगंज से अगर पश्चिम चले जाएं, वीरगंज में भी हिंदी में ही, क्योंकि मैं भोजपुरी समझता हूँ, मगर जब जवाब देना होता है तो मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा, मातृभाषा की संख्या के हिसाब से नहीं। कहते हैं कि दुनिया में करीब 1.25 अरब लोग अंग्रेजी बोलते या समझते हैं। करीब करीब उतने ही मैंडरीन चाइनीज समझने वाले लोग भी हैं, जो सिर्फ चीन के नहीं हैं, ताइवान में होंगे या फिर सिंगापुर में होंगे, या दुनिया भर में फैले हुए चीनी समुदाय जो होंगे। और हिंदी लगभग 61 करोड़ लोग, यानी कि भारत की लगभग आधी आबादी, और उसके बाद चौथी भाषा तो स्पेनिश है, जो कि दक्षिण अमेरिका के कई देशों में बोली जाती है। पुर्तगीज और स्पेनिश, और जो स्पेन में है वो तो है ही। तो ये भाषा की बात शुरू करनी होगी कि निजता और निज भाषा क्या है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां हैं कविता की, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, जिसको उद्धृत किया जाता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन लय करहूँ भाषा माही प्रचार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी काशी में रहते थे, वैश्य समुदाय से आते थे। काशी में तो पंडाओं का बोलबाला एक और था, जमींदारों का, राजपूतों का, भूमिहारों का बोलबाला दूसरी ओर था। जो कामदार थे वो मूलतः मुसलमान संप्रदाय के थे, जो बनारसी साड़ियाँ बुनते थे, जिस संप्रदाय से कबीर तक आते हैं। इन सब का जो व्यापार था वो वैश्य समुदाय करते थे। तो स्वाभाविक है उनकी भाषा सड़क की भाषा, बाजार की भाषा थी, जिसको उन्होंने निजता और निज भाषा बता दिया। यद्यपि काशी की भाषा भोजपुरी की जो पूरबिया बोली कहते हैं वो बोली जाती थी खास करके काशी में, मगर जो व्यापार की, बाजार की भाषा थी उसको उन्होंने निज भाषा कह दिया, जबकि निज भाषा वो खास में थी नहीं। निजता तो जो माँ के दूध के साथ आपने जिस भाषा को सीखा हो वो होगी निजता। अब यहाँ जुड़ जाती है मेरी मैथिली की बात।
और बहुत सारे भोजपुरी की बात जुड़ जाएगी, अवधी की बात जुड़ जाएगी, जिनको हिंदी ने कह दिया कि ये सब हमारी भाषाएं हैं। मालवा की भाषा होगी, राजस्थानी होगी, ब्रज भाषा हुई, सबको हिंदी ने कह दिया कि सब हमारी भाषाएं हैं। मैथिली को तो अब संवैधानिक मान्यता मिल गया है, मगर बाकी जो और भी भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, उनके साथ दिक्कत ऐसी है कि वो बूढ़ी माँ होके रह गई है। ये छोटी मौसी बन के आई है हिंदी, बन ठन के संपन्न भी है, दुनिया के तीसरी सबसे ज़्यादा व्यवहार में आने वाली भाषा हो, दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक की सेना की भाषा हो, एक बड़ा अर्थतंत्र का भाषा हो, तो जाहिर सी बात है उसका आकर्षण कुछ बढ़ जाता है। देखिए, हिंदी बोलने में मुझे कितनी दिक्कत होती है। लिंग जो हिंदी के व्याकरण लिखने वालों ने संस्कृत से सब कुछ लिया, मगर ये तीसरे लिंग को छोड़ दिया। बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो हमारे साथ जो मैथिली भाषी हैं, नेपाली भाषी हैं, या जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है, उनके साथ हिंदी में बहुत दिक्कत महसूस होती है। होता है या होती है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है होती है। तो फिल्मों से जो सीखी जाती है बस उसमें सीमित रह जाना पड़ता है। पढ़ना भी, हिंदी पढ़ना काफ़ी कुछ कम हो गया है। पहले जबकि स्कूल में था तो काफ़ी, क्योंकि पुस्तकें ज़्यादातर हिंदी मिलती थी, मैथिली की उतनी पुस्तकें प्रकाशित हुई भी होगी तो आसानी से नहीं मिलती थी। पत्रिकाएं भी हिंदी की ज़्यादा आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, सारे नाम भी याद नहीं है, इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया आती थी, तो उन सबको पढ़ने से थोड़ा अभ्यास होता था। अब तो फिल्मों में रह गया है, और भारत का टेलीविज़न तो देखने लायक है नहीं, उनकी क्या भाषा है बोलने वाले ही जानते हैं। तो मैं चला गया कहीं से कहीं। तो ये जो संपन्न मौसी की भाषा है, ये सब माँओं से अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को दूर कर रही है। नहीं तो देखिए, फिर मैं मैथिली पर आता हूँ। विद्यापति का कालखंड कहें तो ईस्वी सन 1380 से 1460, और जो भाषा विज्ञानी है, मुझे भाषा विज्ञान का उतना ज्ञान नहीं है, जो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल विद्यापति ने किया है, किसी भाषा को उस स्तर तक पहुंचने में 300 से 400 साल लग जाते हैं। तो सीधे सीधे 1000 वर्ष पुरानी भाषा मैथिली बनती है। उससे पहले बोली के रूप में रही होगी, मगर अगर 400 वर्ष के विकास काल का देखें और विद्यापति तक हम आ जाते हैं 1390 या 1400 के आसपास, 400 साल तक, तो सन 1000 के आसपास, जो कि सिमरौनगढ़ का राज्य बनता है, कर्नाट वंशीय, जिन्होंने इस क्षेत्र को, भाषा को, संस्कृति को स्थान दिया, तो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। उसके तुलना में अगर आप देखें तो सबसे पहले हिंदलवी भाषा को अपनी कविताओं में प्रयोग में लाते हैं अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो, जो कि 1253 और 1325, कहने को तो हिंदलवी है, मगर उसमें फारसी भाषा का उपयोग हुआ है, अरबी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो भी लगभग मैथिली के 200-300 साल के बाद की बात आ जाती है। उसके बाद अगर मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो 1467 से 1542 उनको कहा जाता है, भले ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक कवि के रूप में उनको सम्मान मिलता है, मगर वो जिस भाषा में लिखते थे वो मूलतः अवधी थी। जैसे कि तुलसीदास की भाषा अवधी है, तो अवधी को अगर निकाल दे तो हिंदी में कुछ बचता नहीं है, इसीलिए अवधी हिंदी को एक ही मान ले। फिर भी मैथिली
माँ बन के खड़ी रहती है। और ये मौसी जो है हमारी हिंदी, वो बड़ी आकर्षक लगती है। आप पूछेंगे कि पहली बार 47वां चौकीबाजी हिंदी में जरूरत क्या आन पड़ी, क्यों? वो इसलिए कि दसकजा के उस पार सितंबर 14 को हिंदी दिवस था। अब उस पार तो है विश्व हिंदी दिवस, यद्यपि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, मगर मैंने जैसा कि कहा कि दुनिया का एक शक्तिशाली बड़ा अर्थतंत्र, ज़्यादा बोले जाने वाली, समझे जाने वाली, व्यवहार में आने वाली भाषा है, तो भारत में जिस दिन मनाई जाती है उस दिन लगभग सब उसी को हिंदी दिवस मानने लगे हैं। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को बचा के रखा है, फिजी और नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय बना के रखा है, नहीं तो जो विलायत में है और अमेरिका में है हिंदी भाषी तो है, मगर वो अपने को हिंदुस्तानी ही समझते हैं, भले ही वहाँ की नागरिकता और राहदानी पासपोर्ट उनको मिल गई हो, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय कहने में उनको दिक्कत महसूस होती है। उनको कार्ड मिल गया है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का, तो विश्व हिंदी दिवस को मनाने वाले फिजी के लोग और हम नेपाल के लोग रह गए हैं, जिनको कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाता है, कार्ड नहीं दिया जाता है। हम लोगों का अपना अलग पहचान है, तो उस पहचान को लेकर के विश्व की एक सम्मान। मॉरिशस में कुछ होंगे भोजपुरी भाषी है, मूलतः मैथिली भाषी है, नेपाली भाषी है, मगर हिंदी भाषा में ही गिने जाते हैं। मॉरिशस के हुए, फिजी के हुए, नेपाल के हुए, तो इन देशों के हिंदी भाषियों ने विश्व भाषा का दर्जा दिलाने में हिंदी को मदद पहुंचाया है। मगर ये सितंबर 14 को जो विश्व भारत का हिंदी दिवस था, उसको अगर देखें तो मूल में तो साधुकड़ी में ही जाता है। जो साधु लोग थे उत्तर भारत में, जिसको हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, वो जगह जगह जाते थे तो वहाँ की भाषाएं को पकड़ लेते थे। तो साधु अगर मान लीजिए बिहार का हुआ, मगही भाषी हुआ या मैथिली भाषी हुआ, तो अगर पश्चिम की ओर चला तो भोजपुरी पकड़ता गया। उसके बाद प्रयाग की भाषा को पकड़ा, फिर ब्रज भाषा को पकड़ा, जट भाषा को पकड़ा, राजस्थानी को पकड़ा, पंजाबी को पकड़ा, मालवा को पकड़ा, गुजराती को पकड़ा। तो एक साधुकड़ी भाषा। और काशी में तो वैसे भी धर्मस्थान ही नहीं थी काशी अपने ज़माने में, बल्कि बहुत बड़ी व्यापारिक नगरी भी थी, जहाँ चीन से लेकर के, अरब से लेकर के दुनिया भर के लोग आते थे। सिल्क का केंद्र था और भी मूर्तिकारी की केंद्र थी। तो इस सब के लिए भी काशी एक प्रसिद्ध जगह थी। तो वहाँ के सड़कों की भाषा, उसको साधु लोग पूरे हिंदुस्तान में लेकर के फैले। तो साधुकड़ी से अगर आप हिंदी की शुरुआत माने तो भक्ति काल में आ जाता है, लगभग 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के आसपास। मगर उस पर हावी हो जाता है उर्दू की भाषा, क्योंकि सल्तनत की भाषा तो उर्दू थी, तो उर्दू हावी हो गई। जो रॉयल कैंप कहते थे, शाही जो लगता था भ्रमण के वक्त, तो वहाँ की भाषा जो होती थी, उर्द की भाषा को उर्दू कहा गया। सन 1857 तक भारत की, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। देखिए फिर लैंगिक दिक्कत मेरी भाषा में आ गई। तो जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसकी भाषा मूलतः उर्दू ही रही। मगर बाजार की भाषा से राज्य भाषा का सफ़र शायद सन 1918 में शुरू होता है, जब महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, हिंदी होनी चाहिए भारत की राज्य भाषा। और दुर्भाग्य देखिए, भारत का विभाजन हो जाता है। अगर विभाजन नहीं होता,
पाकिस्तान नहीं बनता तो हो सकता है कि देवनागरी में लिखी जाने वाली उर्दू, जिसका नामकरण हिंदुस्तानी हो सकता था, वो भाषा शायद कायम रहती, जो अभी हिंदी फिल्मों की भाषा है। उस किस्म की भाषा शायद कायम, क्योंकि गज़लें आप सुनते हैं, उसकी भाषा क्या है, शेर व शायरी की भाषा क्या है, हिंदी गानों की भाषा क्या है, उस भाषा को अगर आप उर्दू लिपि में लिख दे तो उर्दू हो जाती है, देवनागरी में नागरी में लिख दे तो हिंदी बन जाती है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था लाहौर में, मैं अपने जानिब हिंदी बोल रहा था, मगर सारे पाकिस्तानी जो दोस्त थे वो कह रहे थे माशाल्लाह आप कितनी अच्छी उर्दू बोल लेते हो। तो ये उर्दू और हिंदी दोनों में अगर लफ्ज़ों को अरबी और फारसी एक और संस्कृत दूसरी ओर, इनको अगर अलग कर दे तो बाकी एक ही रह जाती है। तो शायद अगर पाकिस्तान ना बनता तो एक ही भाषा रहता, मगर 1947 के बाद ऐसा हुआ कि हिंदी को राज्य भाषा देने की बात जोर शोर से उठना स्वाभाविक ही था। राजेंद्र प्रसाद थे, टंडन थे, पंत जी थे, नेहरू को तो शायद हिंदी से ज़्यादा उर्दू में आसानी होती, क्योंकि उनकी पहली भाषा तो अंग्रेजी थी। गांधी जी खुद भी हुए, मगर फिर भी राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिलने की बात संविधान के बाद हुआ, और पहला शायद हिंदी दिवस सन 1953 के आसपास मनाया गया। मनाया तो गया, मगर देखिए दिक्कत क्या है। मैंने हिंदी के पॉडकास्ट पर सर्च इंजन चला करके देखा, क्या मिलेगा आपको? ज़्यादातर कविताएं मिलेगी, आकाशवाणी का समाचार मिलेगा, कुछ ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत की बातें मिलेगी। अगर गंभीर विषयों पर, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इस बात पर हिंदी में अगर आप टिप्पणी खोजें पॉडकास्ट पर तो नहीं के बराबर है। यूट्यूब पर भी अगर हिंदी में आप देखें तो एक दो अपवाद को छोड़ दें तो ज़्यादातर क्या है, जो अंग्रेजी में है उसका अनुवाद रखा जाता है, या फिर भारत में जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के लिए, चाहे वो केंद्र की सार्वजनिक सेवा के लिए हो या उत्तर प्रदेश या बिहार के या राजस्थान के प्रांतीय सार्वजनिक सेवा के लिए हो, तो उसकी तैयारी की जो बातें होती है वो जितनी आपको हिंदी में मिल जाएगी, दार्शनिक बात आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो यही हम लोग नेपाली में कहते हैं कि मन को बह, जो मन की बातें हैं उसको बहने दो, वही आपको हिंदी में मिलेगी। तो वैज्ञानिक शिक्षा, हिंदी की उपयोगिता सीमित हो गई है। शायद मध्य प्रदेश में, मैं लिंक मिला तो मैं रख दूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने कहा कि हम इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देंगे, और 90 छात्रों के लिए आवेदन का आह्वान किया, तो शायद ऐसा ही कुछ 12-14 से ज़्यादा निवेदन ही नहीं पड़ा। कोई भी हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं चाहता है। वैज्ञानिक शिक्षा हिंदी में या तो उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध है तो उसे कोई लेना नहीं चाहता है। इसका क्या कारण है? जापान में तो ज़्यादातर वैज्ञानिक काम भी जापानी भाषा में होता है, चीन में चीनिया भाषा में होता है, चीनी भाषा में होता है, रूस में रूस की भाषा में रूसी भाषा में होता है, फ्रांस में फ्रेंच में होता है, जर्मनी में जर्मन में होता है। भारत में हिंदी में क्यों नहीं होता? इसका एक कारण शायद ये होगा कि हीन भावना पाले हुए हैं अभी भी हिंदी भाषी, जो महत्वाकांक्षा की भाषा है वो तो शासन की भाषा होगी, और शासन की भाषा भारत में अभी भी अंग्रेजी है। जो शासक वर्ग है वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो व्यापारी लोगों को भी लगता है कि आगे अगर बढ़ना है तो अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने के लिए तो कहते हैं कि विदेशियों के साथ भी
हिंदी में मैं बात करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, मगर प्रधानमंत्री को अनुवादक उपलब्ध होता है, सब लोगों को अनुवादक उपलब्ध नहीं होता है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी सबसे, जब वो विदेश मंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना संभाषण हिंदी में दिया था, मगर उससे कुछ आगे जा नहीं पाया वो। दूसरी बात देखिए, अदालतों की भाषा, अगर आपको भारत में न्याय चाहिए तो उच्च अदालत तक शायद हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी से काम चल जाता हो, नहीं तो आपको अपनी बातों को अंग्रेजी में रखना पड़ेगा, बहस अंग्रेजी में करनी होगी। और अगर आप न्याय मांगने पहुंचे हैं तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी जो आपकी बातों को अदालत के आगे अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सके। तो उच्च अदालत से ऊपर सर्वोच्च अदालत में, मुख्य न्यायालय में पहुंचने में भाषा के साथ ये दिक्कत है। तीसरी दिक्कत हिंदी के पढ़ने के बाद रोजगार की है। आपको कहाँ रोजगार मिलेगा हिंदी पढ़ के? अनुवादक बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या हिंदी के अखबार के रिपोर्टर बनेंगे। और वहीं देखिए, अंग्रेजी अखबार भले ही बिकती कम हो, मगर वहाँ की पारिश्रमिक ज़्यादा बिकने वाले हिंदी अखबारों से ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी के अखबार के जो मालिक हैं वो समझते हैं कि हमारे रिपोर्टर तो भाषा की सेवा करते हैं। तो इस किस्म की आप शिक्षक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, इसके सिवा हिंदी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। मगर भविष्य क्या है? अगर देखिए, भविष्य इतना बुरा नहीं दिख रहा है। पश्चिम एशिया में अगर आप हिंदी के सिवा अरबी भाषा आपको नहीं भी आता हो तो दुबई में आपको दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित हिंदी भाषी शहर कौन है, तो कहना पड़ेगा आपको कि वो दुबई है। इस किस्म से वहाँ मलयालम भाषी जो केरल से पहुँचते हैं वो भी हिंदी पकड़ लेते हैं, उर्दू के नाम पर कहें, या फिर जो नेपाली लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो भी अपनी सुपरवाइज़र से बात करने के लिए हिंदी पकड़ लेते हैं। और जो बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली भी भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बंगाली है, और बांग्लादेश के तो है ही, तो वो भी कुछ कुछ हिंदी अपना प्रयोग करते हैं। तो दुबई की भाषा हिंदी बन गई है। संसार में तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है। तो सैनिक की जो भाषा है, तो जो काम 13वीं 14वीं शताब्दी में साधु किया करते थे वो काम अब भारत के सैनिक करते हैं। जब वो छुट्टी में जाते हैं, तमिलनाडु में जाएं या फिर महाराष्ट्र में जाएं या उत्तर पूर्व के मणिपुर में जाएं, तो अपने साथ हिंदी भाषा के बीज को ले जाते हैं। तो चारों ओर भारत की सेना फैला रही है। नेपाल में देखें तो नेपाल में हिंदी की उपयोगिता ह्रासोन्मुख कहते हैं कि घट रही है, पहले कुछ ज़्यादा थी। भले ही राजनीतिक मुद्दा मधेश के कुछ पार्टियों ने बना लिया हो, मगर इसकी उपयोगिता घट रही है। मारवाड़ी व्यापारी लोग जो थे उनको भी अब लगने लगा है कि फायदा नेपाली बोलने में है, अभ्यास नेपाली में करने में है, क्योंकि व्यापार का जो संबंध है वो अब भारत से कम होता जा रहा है और चीन से बढ़ता जा रहा है। और कम अगर ना भी हो, भारत के साथ तो कायम रहेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी सीमा है तो रहेगा ही। मगर भारत में नेपाली को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता मिला है, तो अगर नेपाल के मारवाड़ी भी भारत में जाकर के अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको अब इज्जत मिलता है, हिंदी बोलने से इज्जत नहीं मिलता है, तो अपने आप को नेपाली साबित करने में लगे हुए हैं। तो हिंदी बोलने वालों के लिए नेपाल में रोजगार का अवसर कम हो रहा है, सामाजिक सम्मान कम हो रहा है, और राजनीतिक मुद्दा भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो अब नेपाल में भी कह सकते हैं कि बस ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता कायम रहेगा। मगर जो कुछ लोग हम
कहते थे कि मधेश की संपर्क भाषा कोई कहे ना कहे हिंदी बनी रहेगी, तो बस उसी में सीमित बाजार की भाषा से बाजारू भाषा की ओर बढ़ रही है हिंदी की स्थिति। अगर विश्वविद्यालय की बात करें, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा है हिंदी में। कुछ दिनों तक भारत सरकार का सहयोग मिलता था। जब सहयोग घटता गया, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या घटती गई। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा कि विद्यार्थी से ज़्यादा वहाँ शिक्षक नजर आएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। तो हिंदी पढ़ने में, पढ़ाने में रुचि भी कम होती जा रही है। मैंने सोचा था कि हिंदी के बारे में कुछ कम बात करूंगा और सितंबर 15 में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा। मगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवहार में आने वाली भाषा के बारे में अगर बोलने लगे तो कम होना तो मुश्किल है। मगर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का महत्व भी हिंदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक समय था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था। अभी जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति है वो अनुदारवादी बनती जा रही है, नृजातीय इथनो नेशनलिस्टिक बनती जा रही है और असहिष्णु बनती जा रही है अल्पसंख्यकों के प्रति। आप अगर मणिपुर के हो तो आपको नेपाली कह के कहीं पीट दिया जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आप शंका के घेरे में हैं, आपको कहेंगे कि पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ। तो इस किस्म की जो अनुदारवादी, नृजातीय, असहिष्णु लोकतंत्र भारत में दिखाई पड़ रहा है, चिंता का विषय है। क्योंकि अमेरिका से ट्रंप तो गए, मगर भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो जिस किस्म की राजनीति, अथवा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो राज्य है वो अगर स्वतंत्र राज्य होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, अब्बा जान की बात पर जो निकालते हैं, जो असहिष्णुता है, देख के लोकतंत्र के भविष्य के प्रति आश्वस्त होने में कुछ डर सा लगने लगा है। अब देखिए कितना असहिष्णु है। न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो मीडिया स्वतंत्रता के दीपक को बचा के रखा है। अंधेरा फैलता जा रहा है। भारत का मीडिया लगभग पूरा, रवीश कुमार जी के भाषा में गोदी मीडिया कहें या फिर कुछ और खराब शब्द प्रयोग करें तो चाटू मीडिया कहें, मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त सी हो गई है। तो ऐसे अंधेरे में कुछ दिया जला के रखने वाले कि कभी तो फिर सूर्योदय होगा, जैसे भारत में इमरजेंसी काल में था, लगभग वैसी स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है मीडिया के स्वायत्तता में। तो उनको भी धमकाया जा रहा है। कहते हैं कि सर्वे कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। और ये अडानी अंबानी जो करोड़ों, लाखों करोड़, करोड़ों करोड़ में टैक्स के कारोबार में दिखाई देते हैं, उन पर सर्वे नहीं होता है। सर्वे किन पर होता है? तो जो सूद हैं उनके यहाँ, जो बिहारियों को मदद किया सड़क से बिहार पहुँचने में या उत्तर प्रदेश पहुँचने में, एक्टर हैं, नायक हैं, कुछ व्यापार में भी रुचि होगी, लगानी होगी, उनकी अपनी कुछ राजनीति भी सोनू सूद जी की होगी। तो इस मामले पर उन पर सर्वे के नाम पर छापेमारी हो रही है और इस अलोकतांत्रिक संस्कार का असर नेपाल में भी दिखता है। सितंबर 19 को संविधान दिवस है, विधायिका में ठहराव है, संसद का बैठक नहीं हो पा रहा है, कार्यपालिका 2 महीने हो गए, मंत्रिमंडल का गठन पूरा नहीं हुआ है, न्यायपालिका में पूरे बेंच को एक यहाँ का एक अनुदारवादी दल है, जातिवादी नृजातीय दल है एमाले, उससे संबद्ध रहे एक न्यायाधीश खारिज कर दे रहे हैं। तो संविधान दिवस में एक और तो कहा जा रहा है कि 3 दिन की दीपावली मनाइए
और दूसरे दल कह रहे हैं नहीं, एक दिन का मातम बनेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि प्रक्रिया में संविधान जारी करने में दिक्कत हुई, नागरिक हक की बात संकुचित हुआ है, संघीयता, समावेशिता, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व कुछ भी सही नहीं है। तो इस संविधान को पुनर्लेखन किए बगैर उदारवादी संविधान बन नहीं सकता है। मगर डर ये है कि जब तक भारत में अनुदारवादी सत्ता रहेगी, चीन की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि चीन तो कोई दावा नहीं है उसका कि मैं लोकतांत्रिक देश हूँ। वो तो खुलेआम कहता है कि नहीं, मेरी बीजिंग सहमति जो है वो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक भारत में उदारवादी व्यवस्था नहीं आएगी, नेपाल में उदारवादी संविधान बनने की, पुनर्लेखन होने की संभावना बहुत कम है। और वहाँ आकर के नेपाल भारत संबंध की जटिलताएं आ जाती है। मधेश में देखिए, हिंदूवाद का नारा लगा रखा है, हिंदुत्व का नारा लगा रखा है। अब अनुदारवाद भारत में इतना हावी है, भारतीयों में इतना हावी है कि एक प्राज्ञिक बैठक, वो भी अंतरजाल पर, अमेरिका के कुछ विद्वानों ने किया कि वैश्विक हिंदुत्व को कैसे हराया जाए। हिंदुत्व को, हिंदू को नहीं। हिंदू है वो दुनिया भर के लिए एक सहनशील समुदाय है, धर्म को व्यक्तिगत मानता है, धर्म को संस्कृति से जोड़ता है, सभ्यता से जोड़ता है। हिंदुत्व घृणा की राजनीति करना सिखाता है, कुंठा की राजनीति करना सिखाता है, क्रोध की राजनीति करना सिखाता है। तो अगर हिंदू धर्म को बचाए रखना है तो हिंदुत्व को हराना जरूरी है। मगर पूरी सत्ता जब हिंदू को हरा करके भी हिंदुत्व को जिताने में लगी हो, तो जो भारत की व्यवस्था है, कोविड में आपने देख लिया कैसा हुआ, भारत का अर्थतंत्र के साथ क्या हुआ देख लिया। उस हिंदुत्व के पीछे नेपाल के पूर्वी हो या मध्य हो या पश्चिमी हो, तीनों दिशाओं के मधेसी लोग जब हिंदुत्व की राजनीति करने लगे तो कैसे आश्वस्त रहेंगे कि नेपाल की राजनीति आगे बढ़ेगी। बिहार में स्थानीय चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में प्रांतीय चुनाव होने हैं। देखिए इनका संकेत किस तरफ जाता है। वैसे आश्वस्त होने का समय नहीं है। अनुदार, असहिष्णु, सिर्फ चुनाव के नाम पर प्रजातंत्र कहलाना, निर्जातीय, अंधराष्ट्रवाद, हिंदुत्व की राजनीति दक्षिण एशिया में अगर हावी हुई तो पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ेगा भारत का, बांग्लादेश के साथ बिगड़ेगा, नेपाल के साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा, अफगानिस्तान की तो बात ही क्या करें, पश्चिम एशिया के साथ भी संबंध ठीक नहीं रहेगा। तो अस्थिरता का दौर आ सकता है। तो डर की बात है। सब वक्त बीतते देर नहीं लगती है, समय जाने लगा। जाते जाते मजाक नहीं बिहार है। उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक भेलागंज शाखा कटिहार में 2 बच्चों ने पाया आशीष के खाते में 6 करोड़ 20 लाख रुपए जमा थे और गुरुचरण विश्वास के खाते में 900 करोड़। वो गए थे देखने कि हमारे स्कूल के ड्रेस के पैसे आए हैं कि नहीं। तो मोदी है तो नामुमकिन क्या है। देखिए ये सब बिहार है, तो मजाक नहीं है, बिहार है। चलिए आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो किशोरी जी। मैथिली भाषी सबसे क्षमा चाहे छी, सुन लो, लेकिन अपना सबके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।